फाइनली प्रीलिम्स 2023 इज ओवर और पेपर डिफिकल्ट था, मुझे तो लगा, एंड इन माय ओपिनियन कट ऑफ शुड बी लो, कट ऑफ कम जानी चाहिए। सीसेट का पेपर भी डिफिकल्ट था, तो कट ऑफ तो कम जानी चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आई एम हियर टू डिस्कस विद द इकोनॉमिक्स सेक्शन ऑफ द पेपर। आज इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने वो डुएबल थे और कितने डुएबल नहीं थे, ये हम चीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज बेस्ड अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, और ये कहीं ना कहीं आपकी बजट के अंदर था। अभी रिसेंटली देयर हैव बीन चेंजेस मेड टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो क्वेश्चन इज सेइंग interest income from the deposits in the INVITs distributed to their investors is exempted from the tax, but dividend is taxable। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, वाई? इंटरेस्ट इनकम तो टैक्सेबल नहीं है, पर डिविडेंड टैक्सेबल है। या तो दोनों के दोनों ही टैक्सेबल ना हो, या दोनों के दोनों टैक्सेबल हो, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, INVITs are recognized as borrowers under the सरफासी एक्ट। ये देखो इतना बड़ा जो लिखा है, ये सरफासी एक्ट है, पढ़ा होगा ना, सरफासी एक्ट ऑफ 2002। तो ये बोरोवर्स कंसिडर किए जाएंगे। अब देखो इसका हमें नहीं पता, दिस स्टेटमेंट वी आर नॉट अवेयर कि ये होगा या नहीं होगा, बिकॉज कहीं पे छोटा मोटा प्रोविजन कहीं डाला होगा इसके बारे में। लेट्स गो टू द ऑप्शंस नाउ। ऑप्शंस के अंदर वो डायरेक्टली बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है, यहाँ पे भी ये दोनों को करेक्ट बता रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये नहीं पता, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। सो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो इस स्टेटमेंट के बारे में आपको कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली यू शुड नो अबाउट दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट का आपको पता होना चाहिए था, बट स्टिल हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ते कई बार, तो इसको हम मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं क्वेश्चन को, नॉट इन द डिफिकल्ट वन, मॉडरेट में रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए था। इट वॉज इन न्यूज एंड ये काफी ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन द आंसर शुड बी ऑप्शन डी, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोस्ट पेंडेमिक recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes। अभी देखो रिसेंटली हुआ है, न्यूज में भी था, फेड ने इंक्रीज किया, यूरोपियन यूनियन ने इंक्रीज किया, इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। सो उसकी वजह से ये स्टेटमेंट तो बहुत लॉजिकल है और इजीली इसको करेक्ट कर सकते हो। सेकंड, central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। मींस ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट उसी बात को कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये लॉजिकल रीजन भी है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। उन्होंने क्यों हाइक किया? क्योंकि देयर वाज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मींस को यूज किया जा रहा है। तो द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर राइट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, सो दिस क्वेश्चन इज अ इजी वन, ये इजी कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। अगर बेसिक इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो तो इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए। स्टरलाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ गई है किसी भी रीजन से, बेसिकली तो हम फॉरेक्स के रिगार्डिंग में इसको यूज करते हैं कि फॉरेन करेंसी आने की वजह से अगर हमारी वैल्यू, हमारे कंट्री के अंदर लिक्विडिटी बढ़ गई है तो उसको रोका कैसे जाए। उसको रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इट इज गोइंग टू डू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इजी एस्पेक्ट। नेक्स्ट, सो आंसर इज ऑप्शन ए हियर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स: गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, सेकंड इज कॉल मनी मार्केट, थर्ड वन इज ट्रेजरी बिल्स मार्केट एंड फोर्थ वन इज स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स?
फाइनेंशियल मार्केट्स दो टाइप की होती है, कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। तो आपके फाइनेंशियल मार्केट्स, इफ यू हैव स्टडीड योर बेसिक्स, तो एक हो गया आपका मनी मार्केट, दूसरा क्या हो गया आपका कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म, जो एक साल से कम के लिए जो लैंडिंग होती है वो होती है मनी मार्केट के अंदर। कैपिटल मार्केट के अंदर जो एक साल से ज्यादा की लैंडिंग होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। बेसिक डिफरेंस है इसका ये। तो कैपिटल मार्केट के जो टूल्स हैं वो बॉन्ड्स हो जाते हैं, इक्विटी भी उसी के अंदर आ जाता है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट, यस दिस इज अ कैपिटल मार्केट। कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट इज बैंक्स एक दूसरे बैंक से लेते हैं फॉर ओवरनाइट, 14 दिन के लिए जो लोन लिए जाते हैं, आप बैंक्स आपस में जो 14 डेज के लिए लोन लेते हैं वो इसमें आ जाते हैं कॉल मनी मार्केट में। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दिस बिकम्स पार्ट ऑफ मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल्स, अगेन ट्रेजरी बिल्स आपके 14 डेज, देन यू हैव 91 डेज, देन यू हैव 181 डेज, देन यू हैव 364 डेज। तो ये अगेन एक साल से कम के होते हैं, मनी मार्केट का पार्ट है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। देन यू हैव स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट का पार्ट है। सो हेयर द आंसर बिकम्स 1 and 4 आर राइट, ऑप्शन बिकम्स बी, ओनली 2। सो दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, हो जाना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है ये आपका। फाइनेंशियल मार्केट में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अब देखो ये जो टर्म है ये हम नहीं देखते डेली बेसिस पे। नाउ दिस टर्म कहीं ना कहीं ये लॉजिकल रीजनिंग से ही क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल uprooted from their countries due to war by giving them a large cultivable land which they cultivate collectively and share the produce। See, थोड़ा सा ये वेगनेस इसके अंदर है स्टेटमेंट के, कि रीसेटलमेंट की ये बात कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड की कोई बात ऐसे हो नहीं रही, तो इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड, मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज themselves into groups and synchronize their harmonize their selected agriculture operations। देखो ये हो सकता है कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो सबके सब एक साथ पूल कर लेंगे और पूल करके अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को एक साथ कंडक्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन के साथ या इसकी मीनिंग के साथ जा सकता है, तो दिस यू कैन कंसीडर। थर्ड वन, many marginal farmers in an area together make a contract with a corporate body and surrender their rights। देखो surrender is a extreme word, surrender क्यों करेंगे? their land to the corporate bodies for a fixed term for which the corporate body makes a payment of agreed amount। तो ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फार्मिंग का पार्ट है, पर से ये भी हो सकता है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो, पर इसमें कॉर्पोरेट का रोल बढ़ जाता है। फोर्थ, a company extends loans, technical knowledge and material input to a number of small farmers in an area so that they produce the agricultural commodity required by the company for manufacturing commercial production। ये था C and D, दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। Now you have to choose between B, C and D। तो B, C and D के अंदर अगर आप चूज करते हो तो मोस्टली यूपीएससी जब ऐसे कुछ पूछता है जो नई टर्मिनोलॉजी होती है तो पॉजिटिव सेंस में, इंक्लूसिव सेंस में पूछना चाहता है, चाहे वो इकोलॉजी के अंदर पूछे या इकोनॉमिक्स के अंदर पूछे। तो हियर द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव इज ऑप्शन बी, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। ये पॉजिटिव सेंस में भी जाता है कि जो फार्मर्स अपने लैंड को पूल करेंगे, पूल करके एक साथ वहां पे क्रॉप्स ग्रो करेंगे, सो दैट दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्जर लैंड पे ज्यादा कल्टिवेशन होगा, ज्यादा कल्टिवेशन की वजह से उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी एंड उनकी जो कॉस्ट इनपुट है वो भी कम हो जाएगा। So the answer is option B. This question can be done with logical reasoning। ये लॉजिकल रीजनिंग से होगा एंड लॉजिकल रीजनिंग विल ओनली कम व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी लॉजिकल रीजनिंग आएगी। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। आई कंसिडर दिस क्वेश्चन इजी वन। मैं इसको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं मानूंगा क्वेश्चन को, बट इट इज सब्जेक्टिव अपॉन द स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स इसको डिफिकल्ट मान लेंगे, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप इसको डिफिकल्ट मानते हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में लैग था, so you have to do more practice। Next, consider the investment in the following assets: brand recognition,
inventory, intellectual property and mailing list of the clients. How many of the above are considered as intangible investment? देखो intangible word जो है वो आपने कहाँ सुना है? वो आपने आर्ट एंड कल्चर में सुना है. intangible heritage जैसे म्यूजिक, डांस, जिसको टच नहीं किया जा सकता. मॉन्यूमेंट्स आर टेंजिबल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर टेंजिबल, बट म्यूजिक इज अ इनटेंजिबल. सो इनटेंजिबल का बेसिक मीनिंग क्या है? जिसको टच ना, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस ना हो, जो है बट उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है. जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, इट इज इनटेंजिबल. अगर इफ आई गिव यू समथिंग दैट इज टेंजिबल, तो दिस इज इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. नाउ इनटेंजिबल में क्या आएगा? ब्रांड रिकॉग्निशन. जो ब्रांड है वो तो इनटेंजिबल है, ब्रांड है ना वो. सेकंड इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इज फिजिकल, तो ये इनटेंजिबल में नहीं आएगी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट इज अगेन इनटेंजिबल, उसको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उसकी. लास्ट वन इज मेलिंग लिस्ट, दैट इज अगेन इनटेंजिबल, वो सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपके पास. सो हियर द आंसर शुड बी ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 3. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 49. कंसिडर द फॉलोइंग: डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल efforts. For the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission, how many of the above as criteria used how many of our other as criteria other than population area and income distance? So देखो 15th Finance Commission बेसिक पार्ट है आपका, आपको ये पढ़ना चाहिए. 15th भी और 14th भी, दोनों फाइनेंस कमीशन आपको कवर करने चाहिए. उसके बेसिस पे क्वेश्चन है. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, दिस इज गोइंग टू बी राइट. फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी राइट. इसको 12.5% वेटेज है, इसको 10% वेटेज है. गवर्नेंस रिफॉर्म इज नॉट पार्ट ऑफ इट. देन स्टेबल गवर्नमेंट इज अगेन नॉट पार्ट ऑफ इट. स्टेबल गवर्नमेंट होने से फाइनेंशियल डेवोल्यूशन का क्या मतलब बनता है? तो ये दोनों गलत हो जाएंगे. टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, दिस इज अगेन राइट, 2.5% है. सो आंसर शुड बी ओनली 3. अगेन बेसिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो बेसिक नॉलेज पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन में कंसिडर किया जाएगा. बिकॉज देखो बच्चे, अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो यही वो क्वेश्चन है जो आपको पार करवा सकते हैं. तो इन क्वेश्चंस को आप डिफिकल्ट नहीं मान सकते. अगर आप इनको नहीं पढ़ रहे तो ये आपकी गलती. जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो आपको कहीं नहीं मिलते, वो डिफिकल्ट लेवल पे बनाए जाते हैं. तो यूपीएससी आपको ये क्वेश्चंस देता है जिनके थ्रू आप पेपर को क्रैक कर सकते हो. यू शुड बी एबल टू डू दीज क्वेश्चन. ये क्वेश्चन होने चाहिए, आप टॉपिक्स आपको कवर करना चाहिए. नेक्स्ट, consider the following statement: Switzerland is one of the leading exporters of gold in terms of value. इसका नहीं पता ये स्टेटमेंट, वी डोंट नो अबाउट इट कि वो लीडिंग एक्सपोर्टर है या नहीं है, क्योंकि वहां पे गोल्ड प्रोड्यूस होता है, यही पहली बात तो ये नहीं पता हमें. सेकंड थिंग क्या, वो बैंकिंग के लिए फेमस है. गोल्ड कभी हमने नाम नहीं सुना. तो आई कंसिडर द स्टेटमेंट कि इसको देखेंगे, इट इज इन सस्पेंशन. सेकंड, स्टेटमेंट 2, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. देखो ये डेफिनेटली रॉन्ग है. अगर उसके पास सेकंड लार्जेस्ट होते तो ये भी सही होनी चाहिए, पहली चीज तो ये. और दूसरा, मैंने सुना हो कि स्विट्जरलैंड के अंदर रिजर्व्स हैं गोल्ड के, ये कभी नहीं सुना. यूएस के लिए हम सुनते हैं कि हाँ उसके अंदर गोल्ड के रिजर्व्स हैं, अफ्रीका के अंदर भी सुन लेते हैं, पर कभी स्विट्जरलैंड के लिए बात हमने नहीं सुनी. तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग होगी. सो दिस इज बेसिकली sheer logic that you have to apply here. इसके लिए कुछ पढ़ा नहीं जा सकता, ये कवर नहीं किया जा सकता बुक्स के थ्रू. यहाँ पे आप लॉजिक ही अप्लाई कर सकते हो कि क्या स्विट्जरलैंड के अंदर गोल्ड रिजर्व्स होंगे या नहीं होंगे. द आंसर कम्स टू बी नो, नहीं होंगे. और अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी. सो इन दिस पेपर द मोस्ट इजी क्वेश्चंस वर द असर्शन रीजन क्वेश्चंस, जहाँ पे अगर आपने एक स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो अगेन दिस इज अ इजी क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट का नहीं पता चलेगा, सेकंड स्टेटमेंट आप लॉजिकली आराम से डिड्यूस कर सकते हो. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स. स्टूडेंट हु इज रेगुलरली स्टडिंग, उसे पता है कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है दैट इज अराउंड 1.8%, और जो इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट्स है इट इज अराउंड
4.0%। तो मर्चेंडाइज गुड्स में ही आ जाता है, तो दिस बिकम्स रॉन्ग। तो इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट रेट इज हार्डली 1.8% है। इंडिया की एक पॉलिसी है कि इंडिया हैव टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स बाय 3% बाय 2027। तो हमने 3% अभी तक अचीव नहीं किया है। सेकंड, मैनी लोकल कंपनी। अब ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका रॉन्ग हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो उससे आंसर आ जाएगा आंसर विल बी ऑप्शन डी। बट सेकंड भी अगर आप पढ़ोगे तो मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। तो PLI की उन्होंने बेनिफिट लिया होगा। वेरी जनरल स्टेटमेंट शुड बी राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये आपको पता होना चाहिए बच्चे, इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ रहे हो या करंट अफेयर्स भी आपने कवर किया है इकोनॉमिक्स का, तो ये बात बार बार आई है। तो अगेन अ सिंपल इजी क्वेश्चन, द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू स्टडी। वो पढ़ना पड़ेगा तभी आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जो डुएबल नहीं था, ये डुएबल क्वेश्चन था। वाई? बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, जिनको आप यूजुअली नहीं पढ़ते, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो डिफिकल्ट में आएंगे। पर दीज आर द क्वेश्चंस जो कि करंट न्यूज में रहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आपका पार्ट है सिलेबस का जो आपको पढ़ना है। तो दिस इज अ डुएबल क्वेश्चन। सो अगेन नॉट अ डिफिकल्ट वन, आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 is wrong and statement 2 is right. Next, consider the following statement with reference to India. According to the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act of 2006, the medium enterprises are investments those within plant machinery between 15 to 25 crores. So this statement becomes wrong because the investment that is there is 5 to 10 crores. अगेन पार्ट बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, MSME की, मीडियम एंटरप्राइज की, माइक्रो एंटरप्राइज की और स्मॉल एंटरप्राइजेस की। यू शुड नो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग दोज एंटरप्राइजेस। तो ये स्टेटमेंट अगेन आपकी सिंपल स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगी। इजीली आप इसको हाईलाइट, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड, all banks loan to the MS micro small and medium enterprises qualify under the priority sector lending. This statement is right. If you go to RBI's website तो आपको दिखेगा कि जो भी MSME की डेफिनेशन के अंदर आते हैं उनको कोई भी लोन अगर दिया जाता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आता है। तो दिस क्वेश्चन आई वुड से कि ये इजी था, बट वी कैन कंसिडर इट एज मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन मान सकते हैं हम लोग, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट इज वेरी जर्नलिस्टिक वन। ये जर्नलिस्टिक से स्टेटमेंट है कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में हम लोग कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। यस, वी आर गोइंग टू कंसिडर इट। सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। और इन केस इफ यू वांट टू कंसिडर इट अंडर डिफिकल्ट वन आल्सो, वो भी चलेगा, बिकॉज एक या दो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी। तो दिस इज अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। यस, राइट है। जो इंडियन रुपी है, जो इंडियन डिजिटल रुपी है, आप उसको बिना स्विफ्ट या US डॉलर के ट्रांजैक्शन वी कैन डू इट। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ये स्टेटमेंट सही ठीक होगा और जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है बिल्कुल। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर सस्पेंडिंग इट। देखो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसने बोला कंडीशन प्रोग्राम्ड into it such as time frame for spending it. टाइम फ्रेम ऑफ स्पेंडिंग इट का मतलब ये होता है, जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि सुबह से 10 से लेके आप 6 बजे तक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे NEFT या RTGS में कंडीशंस होती हैं। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन होती है इसके अंदर? नहीं होती। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। सो दिस स्टेटमेंट अगेन आई विल कंसिडर कि अगर आपने इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हो, इसको समझ पाते हो कि इसका मतलब क्या है, कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट, ये यहाँ पे कीवर्ड है जो इसने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो अगेन इसको मीडियम मान लेते हैं, डिफिकल्ट ना माने तो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू। अब बीटा देखो, अदानी स्टॉक्स प्लम्ड, एकदम से नीचे गिर गए थे, तो उस टाइम पे एवरीवन हैज कवर्ड द पार्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग, पर इन न्यूज द टर्म दैट वाज अगेन एंड अगेन कमिंग अप वाज द बीटा हैज राइजन। बीटा बहुत बढ़ गया है। तो बीटा इज एक्चुअली द
अ लेवल ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द स्टॉक मार्केट। सो इसी से आपको आंसर निकल जाएगा ऑप्शन डी, इट मेजर्स फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। तो दैट इज बीटा। तो बीटा अगर किसी स्टॉक का बढ़ता है तो इसका मतलब ये कि उसकी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई उसके प्राइसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम was originally initiated by State Bank of India by providing micro credit to the financially deprived. See, SFG सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप ये आपका मेंस का पार्ट भी है और आप प्रीलिम्स में भी इसको कवर कर। तो जब भी आप इसको पढ़ते हो तो यू माइट हैव केम अक्रॉस दिस टर्म सेवा। आते हो इस टर्म के इस टर्म के अक्रॉस। दूसरा टर्म जो आपके सामने आता है नबार्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ये सेवा ने इनिशिएट किया था और 1991 के अंदर नबार्ड ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। इट वाज नॉट सेबी, इट वाज नॉट एसबीआई, सॉरी। तो बच्चे ये आपका बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यू कैन नॉट मेक दिस रॉन्ग, इसको गलत नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। सेकंड, इन एन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। ऑब्वियसली राइट होगा, यही तो लॉजिक है। जो बैंक्स है उन्होंने यही देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर आप कोई भी लोन देते हो तो उसकी जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वाई? क्योंकि जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं वो सब के सब रिस्पॉन्सिबल हैं उस लोन को वापस रीपे करने के लिए। तो उससे क्या होता है, सोशल प्रेशर बढ़ने की वजह से लोन रीपेमेंट की जो रेट है वो बढ़ जाती है, तो एनपीएस कम बनते हैं। So that's why this statement is right. Third one, the regional rural banks and scheduled commercial banks support SSG. बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए। रीजनल रूरल बैंक्स का काम ही क्या है कि रूरल एरियाज में ग्रोथ लेके आना, और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्यों नहीं करेंगे, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आरबीआई की गाइडलाइंस रहेंगी। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स राइट। और इवन रिकवरी रेट भी अच्छा है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि वो डिफॉल्ट करेंगे लोन्स के ऊपर, रिकवरी हो जाएगी तो दे आर अश्योर्ड अबाउट इट। सो ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो कर लेंगे, इजीली करेंगे उनको सपोर्ट। सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2। सो अगेन दिस इज अ इजी क्वेश्चन, you should remember your basic part, you should study it. So with this बच्चे we have covered our economics section. तो अगर हम इसको conclude करें, summarize करें, तो paper was for economics was not that difficult. Economics में there were around 13 to 14 questions, and out of those 13-14 questions 10 to 11 questions were of easy category and 2 से 3 question आपके medium category के। So the only thing that matters to you is that if you are thorough with your concepts, if you are thorough with your basic aspect, तो economics के जो questions हैं उनको आप easily कर लेते। You study your current affairs, you have done your basic part thoroughly, तो आपका आराम से economics वाला जो section है आपको पूरे marks दे के जाता। So with this signing off, thank you very much.